नमस्कार विद्यार्थियों। संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत हम संचार के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कुछ तत्वों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब शेष 2-3 तत्व मुख्य रूप से बचे हैं, तो आज हम उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संचार का अगला तत्व आता है संचार बाधा या शोर। क्योंकि हमने संचार को भेजने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी रखने के बाद भी कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिससे संचार या संदेश है वो संप्रेषण नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। तो इस तत्व के बारे में हम वही पढ़ेंगे। संदेश के स्तर पर जनसंचार माध्यमों में शोर या बाधा की संभावनाएं अधिक है, जो मात्र माध्यम में ही नहीं जनसंचार प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर प्रकट हो सकती है। संदेश जब किन्हीं अड़चनों, बाधाओं, अवरोधों के कारण अभीष्ट तक नहीं पहुंचता अथवा उसमें किसी प्रकार का व्यवधान आ जाता है, संचार क्रिया विविध कारणों से बाधित होती है, तो वह संचार बाधा या संचार विघ्न कहा जाता है। तो ये एक छोटी सी परिभाषा है कि संचार बाधा क्या है या संचार शोर क्या होता है। तो कोई भी संदेश है किन्हीं बाधाओं के कारण प्रापक तक यानी पहुंचने वाले के, प्राप्त करने वाले के पास नहीं पहुंच पाता है, तो वो संचार बाधा कहलाता है। किसी सभा में सभी श्रोताओं का एक साथ उपस्थित न होना, संदेश पढ़ने की अक्षमता, संचार साधनों के संचालन में त्रुटि, भौतिक बाधाओं से रुकावट आदि अनेक ऐसे तत्व हैं जिनसे संचार बाधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी ये कुछ ऐसी बातें हैं जब मीटिंग में एक साथ श्रोता उपस्थित नहीं हो रहे हैं, कुछ रह जाते हैं, या सामने वाला संदेश पढ़ नहीं पाता है, या कोई संचार साधनों की संचालन में त्रुटि आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो संदेश में रुकावट पैदा करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जनसंचार प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रापक के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी रखना आवश्यक है। अब इससे बचने के लिए कुछ जानकारी या सावधानियां ये है। नंबर 1, प्रापक की आवश्यकता और रुचि, यानी संदेश कितनी मात्रा में प्राप्त करना चाहिए, देना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है और सामने वाला रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। प्रापक की परंपरागत रीति रिवाज और सामाजिक मूल्य, यदि संदेश से उसके मूल्य बाधित हो रहे हों या कोई परंपरा रीति रिवाज बाधित हो रहा हो तो संदेश में बाधा आ सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए संदेश संप्रेषण करने वाले को। प्रापक की आयु एवं मानसिक स्तर, हो सकता है उसकी उम्र कम हो या ज़्यादा हो गई हो, या उसका मानसिक स्तर कमज़ोर हो जिससे वो संदेश को ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हो या ग्रहण नहीं कर पा रहा हो। किसी नई वस्तु उत्पाद की ओर उपभोक्ता अधिक आकर्षित होते हैं। प्रापक निम्नलिखित प्रस्तरों को पार करके ही किसी वस्तु, उत्पाद या संदेश के प्रति एकाग्र हो पाता है। यानी इस रेखाचित्र के माध्यम से कुछ बताया गया है कि इनके इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कोई प्रापक है वो अपने संदेश को मूल रूप में ग्रहण कर पाता है। प्रापक के स्तर में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, फिर प्राप्त करने वाले की रुचि होनी चाहिए, फिर उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि उसने कितना ग्रहण किया है या नहीं किया है, फिर उसका परीक्षण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए उस प्रापक की कि संदेश पहुंचा है तो किस रूप में पहुंचा है, वो उस अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आता है स्वीकरण, यानी उसने उसको कार्य रूप में परिणत किया है या नहीं। अगला तत्व आता है संचार में संग्राहक या प्रापक, जो अंतिम मुख्य कड़ी है जिसके पास हम संदेश भेजते हैं, जो प्राप्त करने वाला है या संग्रह करने वाला है संदेश का। संदेश प्राप्त करने वाला संग्राहक या प्रापक या रिसीवर कहा जाता है। प्रापक सर्वज्ञ अथवा अल्पज्ञ हो सकता है। वह धैर्यपूर्वक सुनने वाला अथवा स्पष्ट रूप से सोचने समझने वाला अथवा भ्रमित दर्शक, श्रोता या पाठक हो सकता है। वह स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवक आदि के अतिरिक्त विविध समुदायों के रूप में भी हो सकता है। वह व्यक्ति और समूह या जनसमूह के रूप में भी हो सकता है। संचारक या संप्रेषक का संदेश पाने वाला यह प्रापक या दर्शोपा
वर्ग में संचार श्रृंखला के अंतिम छोर पर होता है। यानी जो ऊपर बताए गए हैं इनमें से कोई भी संचार को प्राप्त करने वाला प्रापक है वो हो सकता है, और वो संचार की कड़ी में सबसे अंत में स्थित होता है। वास्तव में प्रापक जितना ही संचारक के समरूप होता है, संचार उतना ही प्रभावी होता है, तथा प्रापक संचारक की भांति ही संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संदेश ग्राह्यता प्रापक के इस स्तर पर निर्भर करती है कि संचारक ने संदेश किस प्रकार बनाया है। संदेश बनाते समय उसने प्रापक की अवहेलना तो नहीं की, यानी उसकी रुचि को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, संदेश की मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आवश्यकता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। संचारक की भाषा के साथ साथ प्रापक की भाषा, सभ्यता, मान्यताएं, आवश्यकताएं, रुचियां आदि क्या है आदि का ज्ञान प्राप्त करके ही संचारक को संदेश रचना कार्य अनिवार्यतः हो जाता है। छोटा प्रश्न बन सकता है कि संदेश संप्रेषण करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए या प्रापक के संबंध में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो हम ये बता सकते हैं। अगला तत्व आता है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। संचार का अंतिम महत्वपूर्ण उसकी प्रतिक्रिया या प्रतिनिवेशन है। प्रापक जब संदेश प्राप्त या ग्रहण करता है तब संदेश पर उसकी प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में प्रत्यक्षतः दिखाई देती है। यानी वो सामने से कोई प्रतिक्रिया करेगा जिसको हमने संदेश भेजा है या जिसने प्राप्त किया है, उसकी अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि अथवा फीडबैक कहलाता है। निर्विघ्न संचार व्यवस्था के लिए प्रतिक्रिया या फीडबैक का बहुत महत्व है, क्योंकि संचार की गति उससे नियंत्रित होती है। वही संकेतों को सही रूप में संप्रेषित करके आगे भेजता है। संक्षिप्त रूप में एक पंक्ति आशय है, प्रतिक्रिया या संचार बाधा पर काबू पा सकता है। संचार प्रक्रिया की स्थिरता तथा संतुलन के लिए प्रतिक्रिया या प्रतिनिवेशन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सामने से फीडबैक मिलेगा तभी हमें पता चलेगा कि संचार पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं, संदेश पूर्ण रूप से पहुंचा है या नहीं। तो ये तो थी संचार के तत्वों की बातें। अब हम अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे, संचार की प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी इसमें कड़ी शामिल होती है। संचार के प्रमुख 3 तत्व है। पहला संचारक यानी संदेशदाता जो भेजने वाला होता है, कम्युनिकेटर, संदेश या मैसेज दूसरी कड़ी, और तीसरा है प्रापक या प्राप्तकर्ता जिसे श्रोता समूह या ऑडियंस भी कहा जाता है। इन 3 तत्वों के मध्य संचार प्रक्रिया का रूप प्राय निम्न प्रकार से होता है। तो एक गोले के माध्यम से बताया गया है कि सबसे पहले संचारक, फिर संदेश भेजता है, फिर प्रापक करने वाला प्राप्त करता है, फिर वो प्रापक वापस घूम करके संचारक को ही फीडबैक देता है। इसको सीधे रूप में इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, संचारक अ है, प्रापक बीच में स है और संदेश ब, इन दोनों को भेजा गया है और दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होती है। उपयुक्त 2 चित्रों में प्रथम संचारक और प्रापक के मध्य बिंदुवार रेखा में संचार प्रक्रिया चतुर्थ अनिवार्य तत्व प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है, जबकि केवल संचार के 3 तत्वों के आधार पर सीधी रेखाओं वाले चित्र में संचारक और प्रापक के मध्य संदेश का उल्लेख संदेश संप्रेषित करने तक का ही है। इस चित्र में यह आवश्यक नहीं माना गया कि प्रापक की प्रतिक्रिया भी संचारक को अपेक्षित है। इसका कारण है कि संचार प्रक्रिया में कई बार संदेश संप्रेषित करना ही उद्देश्य होता है। यानी कई बार क्या होता है कि फीडबैक आए या नहीं आए, संदेश पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य होता है। प्रापक की प्रतिक्रिया संदेश के प्रति क्या रहेगी, इसका कोई महत्व नहीं रहता है। यह ध्यान देने योग्य है कि संचारक अपने अथक प्रयासों से संदेश को चिन्हों तथा संकेतों द्वारा कूट करता है तथा प्रापक को दे देता है। प्रापक अपनी पढ़ने की क्षमता के आधार पर संदेश को पढ़ता है। इस कथन से यह बात और भी अधिक समझ में आनी चाहिए कि संदेश प्रापक पर ही प्रभाव डालता है जितना कि वह रूपी संदेश पर भी प्रभाव डालता है। अब इसको दोबारा समझाया गया है कि संप्रेषक यानी संदेश भेजने वाला, बीच में प्रापक है और वह संदेश, दोनों के बीच की कड़ी है संदेश, जो भेजने वाले के पास और प्राप्त करने वाले दोनों से जुड़ा हुआ होता है। प्रापक दूसरी ओर प्रतिक्रिया दिखा सकता है, अपने अथक प्रयासों से संदेश को सूझबूझ कर संदेश प्रेषक या संचारक को पहुंचा सकता है। इस निरंतरता की क्रिया को जो पारस्परिक प्रभाव से बनती है, पारस्परिक प्रभाव की प्रतिक्रिया की सहायता से संचार की क्रिया को निम्नलिखित रेखांकन में दिखाया जा सकता है। ये थोड़ा रेखा चित्र है, वो पूर्ण रूप से सही बनाया कि पहले संचारक होता है, फिर वो संदेश भेजता है, प्रापक के पास जाता है, प्रापक फिर फीडबैक देता है यानी प्रतिपुष्टि करता है और वो प्रतिपुष्टि वापस किसके पास पहुंचती है, संचारक के पास पहुंचती है।
उक्त चित्रों द्वारा संचार प्रक्रिया को देखने से यही विदित होता है कि संचारक और प्रापक की भूमिकाएं पारस्परिक लेन देन के स्तर पर संचारित है। इसमें संचारक को प्रापक की और प्रापक को संचारक की भूमिका निभानी पड़ती है। सही बात है। पहले संचारक संदेश भेजता है, प्रापक ग्रहण करता है, फिर प्रापक फीडबैक भेजता है और संचारक ग्रहण करता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक कुशल प्रशासक या संचारक एक भूमिका में सहज और शीघ्रता से पलट जाता है। यानी संचारक को दोनों काम करने पड़ते हैं, प्रापक का काम भी करना पड़ता है और प्रेषक का काम भी करना पड़ता है। तो ये एक संदेश भेजने की प्रक्रिया है, संचार की प्रक्रिया होती है जिसमें ये तीन कड़ी आपस में जुड़ी रहती है और फीडबैक के माध्यम से संचारक और प्रापक दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।